वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की जो लैब है उसकी आउटलाइन को। ठीक है, इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह कल से अपने जो मैनुअल्स हैं वो स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है मैनुअल करने से पहले या बुक करने से पहले कि हमें उस आउटलाइन के बारे में जो हमें गिवन होती है उनके कॉन्सेप्ट पता होना लाजमी होने चाहिए। तो इस पूरी वीडियो के अंदर हम लोग उनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर करेंगे, ताकि अगर आप लोगों ने थ्योरेटिकली इसको पढ़ा हुआ है तो आप लोगों के जो माइंड में वो सारे के सारे रीमाइंड हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आ रहा है द कॉन्सेप्ट स्टडीड, यानी इंट्रोडक्शन ही आ रहा है। द कॉन्सेप्ट स्टडीड इन CC-213 डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। ये हमारे पास जो हमारी थ्योरेटिकली आउटलाइन थी उसका कोर्स कोड है, और इसका जो आउटलाइन का वो क्या है, CC-213। आप लोगों के सामने आउटलाइन ओपन है, तो आप लोग जस्ट इनके टॉपिक पे गौर करें और मैं आप लोगों को इनके कॉन्सेप्ट बताती जाती हूँ। इसके सेकंड है हमारे पास परफॉर्मेंस एनालिसिस, मेजरमेंट, स्पार्स मैट्रिसेस एंड डायमेंशनल एरेज। ठीक है, तो हम लोग करते हैं इसको स्टार्ट। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स क्या होता है बेसिकली, ये डाटा को ऑर्गेनाइज और स्टोर करने का तरीका होता है। क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर से निकला है, तो मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई स्ट्रक्चर देने के लिए किसी ना किसी ऑर्गेनाइज वे में डाटा को स्टोर करने का जो तरीका होता है हम उसको डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि अरेज हो गई, लिंक्ड लिस्ट हो गया, ट्रीज हो गया, ये सारे डाटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आते हैं एल्गोरिदम। डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि ये क्या होता है, कि ये हमारे जो डाटा होते हैं उनको ऑर्गेनाइज वे में एक स्ट्रक्चर फॉर्म में स्टोर करने का मेथड होता है। ठीक है, एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे हमारे sorting एल्गोरिदम्स हैं जिनमें बबल सॉर्ट आता है, क्विक सॉर्ट आता है एंड मैनी मोर। सर्चिंग एल्गोरिदम्स हैं जिनमें बाइनरी सर्च आ जाती है हमारी, और लीनियर सर्च। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो एल्गोरिदम्स होते हैं हम इनको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम लोग सॉर्ट करेंगे, किस तरह से सर्च करेंगे, किस तरह से हम लोग अपने कोड को रन करेंगे, उससे पहले जो एक ब्लूप्रिंट होता है उसको हम पूरा का पूरा एक एल्गोरिदम की फॉर्म में लिख देते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो देन इट इज़ नोन एज द एल्गोरिदम। ठीक है, तो एल्गोरिदम लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद परफॉर्मेंस एनालिसिस मेजरमेंट, इसमें हम प्रोग्राम्स या एल्गोरिदम की जो एफिशिएंसी होती है उसको मैयर करते हैं। जैसे कि टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को मैयर करते हैं। अभी हमें बताती है कि प्रोग्राम या एल्गोरिदम जो है वो कितना एफिशिएंट है, और अगर हम लार्ज स्केल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो कितना टाइम और मेमोरी इस्तेमाल करेगा। ये हमारी इस पॉइंट के अंदर क्लियर करेंगे हम लोग, और इंशाल्लाह मैनुअल 1 के अंदर ये सब क्लियर हो जाएगा। फिर हमारे स्पार्स मैट्रिसेस क्या होते हैं। अब ये मैट्रिसेस होते हैं जिनमें ज़्यादातर एलिमेंट्स जो है वो बिल्कुल एम्प्टी होते हैं या ज़ीरो वैल्यूज़ होती हैं, आप कह सकते हैं। इनकी रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को स्टोर किया जाता है, जो कि स्पेस सेविंग और एफिशिएंसी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। स्पेशली जब मैट्रिसेस बहुत बड़ी होती हैं तब हम इनका यूज़ करते हैं। उसके बाद एन डायमेंशनल अरेज आती हैं। ये अरेज होते हैं जो 2, 3 या और ज़्यादा डायमेंशंस में हो सकते हैं। एन डायमेंशनल का मतलब होता है मल्टी डायमेंशन, इसमें 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। जैसे 2D अरे का एक टेबल की तरह होती हैं जिसका हर सेल रोज़ और कॉलम से डिफाइन होता है। ठीक है, इसी तरह जब 3D अरेज की बात करते हैं तो इसमें 3D यानी आप कह सकते हैं कि क्यूबिक की तरह होते हैं, जिनमें डेप्थ जो होती है वो भी यूज़ होती है। अब इन कॉन्सेप्ट को समझना और इनका यूज़ करना प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है। हर कॉन्सेप्ट का अपना तरीका होता है, हर एक का अपना वे होता है इसको यूज़ करने के लिए। तो इसलिए अच्छा होता है कि आप लोग कॉन्सेप्ट जो है वो किसी भी चीज़ को सॉल्व करने से पहले आप लोग उसको समझ लो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक करते हैं स्टैक एक्सप्रेशंस एवेलुएशन। स्टैक क्या होती है, हमें पता है एक डाटा स्ट्रक्चर है जो लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर को फॉलो करती है। एक्सप्रेशन एवेलुएशन में स्टैक का इस्तेमाल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए होता है, यानी हमें एक्सप्रेशन गिवन होते हैं उनको हमने एवेलुएट करना होता है स्टैक का यूज़ करने के लिए। और स्टैक किस ऑर्डर को फॉलो करती है, हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर को। ठीक है, जैसे अगर मैं इसमें एक्सप्रेशन एवेलुएशन की बात करती हूँ स्टैक का यूज़ करते हुए, तो इनमें कौन कौन सी आ सकती हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस आ सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद मेरे पास और भी आ सकते हैं, जैसे पोस्ट एक्सप्रेशन को स्टैक का यूज़ करते हो हम लोग किस तरह से वैल्यूएट कर सकते हैं, फिर प्रीफिक्स को किस तरह से हम लोग वैल्यूएट कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग एग्जांपल्स करेंगे कुछ जो जो हमारे मैनुअल्स में गिवन होंगी, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग करेंगे ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और आप लोग प्रैक्टिकल के लिए बहुत अच्छे से रेडी होकर जाओ। इंशाल्लाह इनके हवाले से मैं आपको कुछ वाइवा क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगी और उनके आंसर्स भी एक्सप्लेन कर दूँगी ताकि आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाए। फिर हमारे पास रिकरियन बैक ट्रैकिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिकरियन और बैक ट्रैकिंग। रिकरियन क्या होती है? रिकरियन एक ऐसी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट होता है हमारे पास जिसमें एक फंक्शन जो होता है वो खुद को कॉल करता है, यानी रिकॉल करता है। अब रिकरियन में जो फंक्शन होता है वो अपने आप को कॉल करता है, लेकिन क्या होता है कि हर कॉल में एक छोटा इंस्टेंस होता है, यानी एक छोटा यूनिट होता है जो हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम्स होती हैं उनका एक छोटा सा इंस्टेंस होता है। यानी ये नहीं कि वो खुद पूरा का पूरा फंक्शन होगा, बल्कि एक छोटा सा इंस्टेंट होता है जो खुद को बार बार कॉल करता है। हर रिकर्सिव कॉल किसी बेस केस तक पहुंचती है जो एक सिंपल कंडीशन होती है हमारे पास, जैसे कि सोल्यूशन जो है वो डायरेक्टली मिल सकता है। अब हमारे पास उसके बाद बैक ट्रैकिंग आती है। इसको हम जब डिटेल में करेंगे देन आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। बैक ट्रैकिंग क्या होती है? एक एल्गोरिदम टेक्निक होती है। रिकरियन हमारे पास एक प्रोग्रामिंग टेक्निक होती है और बैक ट्रैकिंग एक एल्गोरिदम टेक्निक होती है जो रिकर्सिव अप्रोच का यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जहाँ मल्टीपल ऑप्शन होते हैं हमारे अवेलेबल होते हैं। अब ये टेक्निक्स ऑप्शन को ट्राई करता है और जब कोई ऑप्शन फिजिबल नहीं होता तो ये सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता तो वापस जाकर हमें प्रीवियस स्टेप पर जाना पड़ता है। यानी आप बैक ट्रैकिंग से यूज़ कर लें कि जब हमें नेक्स्ट ऑप्शन से कोई भी आंसर नहीं मिल रहा होता, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता, तो हमें वापस जाना पड़ता है अपने प्रीवियस स्टेप के ऊपर। फिर उसको उस स्टेप को क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमारी बैक ट्रैकिंग होती है और फिर हमारे जो दूसरे ऑप्शंस होते हैं फिर हम उनको ट्राई करते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं एक ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है, तो हमें हर ऑप्शन को हर एक से हमें सोल्यूशन मिलना चाहिए। पहले स्टेप पर गए, वहाँ हम लोग को सोल्यूशन मिल गया, हम नीचे जाएंगे, नीचे वाले स्टेप पे हमें वहाँ सोल्यूशन नहीं मिलता तो हम लोग वापस पहले में जाएंगे कि क्या पहले वाले में सोल्यूशन मिल तो गया है, तो क्या कहीं यहाँ पर कोई और कोई और चीज़ तो नहीं जिसकी वजह से हम स्टेप 2 से हमें आंसर नहीं मिल रहा, तो इसको हम बैक ट्रैकिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है? क्यूज, डबल एंडेड क्यू, सेल्फ रेफरेंसिंग क्लासेस एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, इन सब को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यूज़ क्या होती हैं? जिस तरह स्टैक का पढ़ा था कि ये एक ऑर्डर फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट का, तो क्यूज़ एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि एक ऑर्डर फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। इसमें डाटा को ऐड करने के लिए एन क्यू और डाटा को बाहर निकालने के लिए यानी एक तरह से पॉप करने के लिए हम लोग डेक क्यू ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं। लेकिन पुश एंड पॉप का ऑपरेशन नहीं होता है। एन क्यू एंड डेक क्यू क्या होता है? पुश एंड पॉप का हम लोग यूज़ करते हैं अपनी स्टैक में। फिर डबल एंडेड क्यू क्या होती हैं? ये भी एक डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन इसमें एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्यू के स्टार्ट और एंड दोनों तरफ से ऐड और रिमूव किए जा सकते हैं। यानी ऐड एलिमेंट्स फ्रंट पर, बैक पर, और फिर रिमूव एलिमेंट फ्रॉम फ्रंट एंड बैक। ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे और ये बहुत आसान है। उसके बाद सेल्फ रेफरेंसेस क्लासेस क्या होती हैं? यानी जब आप एक क्लास में उसी क्लास का रेफरेंस या पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं, एक पॉइंटर बनाते हैं या उसी क्लास को उसी अपनी ही क्लास के अंदर उसका रेफरेंस देते हैं, तो वो सेल्फ रेफरेंसिंग क्लास कहलाती हैं। अब ये क्लासेस क्या होती हैं? खुद को रेफर या पॉइंट कर सकती हैं, जो डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर में काम आती हैं, जैसे कि लिंक लिस्ट, ट्रीज या ग्राफ्स, इनमें ये बहुत काम आती है सेल्फ रेफरेंसिंग क्लासेस। उसके बाद डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, जब प्रोग्राम रन टाइम में मेमोरी रिजर्व करता है तब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती है। ये एलोकेशन स्टैटिक एलोकेशन के मुकाबले ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। जो डायनामिक होती हैं ये स्टैटिक एलोकेशन के मुकाबले में, ये एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक एलोकेशन, ये ज़्यादा हमारे पास क्या होती हैं? फ्लेक्सिबल होती हैं, क्योंकि आपको ज़रूरत के हिसाब से मेमोरी असाइन और मेमोरी को फ्री करने की पूरी इजाज़त होती है इसके अंदर। इसका इस्तेमाल डेटा स्ट्रक्चर और कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स में ज़्यादा होता है। जब आप डबल एंडेड क्यू यूज़ करते हैं ना, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है डाटा को दोनों एंड से ऐड या रिमूव करने की। तो सेल्फ रेफरेंसिंग क्लास में आप अपने आप को रेफर करते हैं, जो कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने में हेल्पफुल होती हैं। और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में आपको रन टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है।
असाइन और डीएलोकेट करने के लिए, ठीक है, जो कि डाटा स्ट्रक्चर की एफिशिएंट यूज़ करने के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद हमारा आता है लिंक लिस्ट, जिसमें सिंगल लिंक लिस्ट क्या होता है, सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक स्टैक्स एंड क्यूज, डबल लिंक लिस्ट। इन हर टॉपिक को सिंगल लिंक लिस्ट में हर नोड एक डाटा एलिमेंट और एक पॉइंटर या रेफरेंसेस रखता है नेक्स्ट नोड की तरफ। इसमें नोड्स एक चेन की तरह जुड़ी होती है और लास्ट नोड का पॉइंटर जो होता है वो नल होता है। इसको जब हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगा। अब इसमें ऑपरेशंस कौन कौन से आ सकते हैं कि एलिमेंट को ऐड करना, एलिमेंट को हम लोग रिमूव करना, लिस्ट को ट्रैवर्स करना, इस तरह के फंक्शंस या इस तरह के ऑपरेशंस हम लोग यूज़ करेंगे अपनी सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर। उसके बाद आता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट में लास्ट नोड का पॉइंटर फर्स्ट नोड का पॉइंट करता है, यानी लास्ट नोड वाला जो डाटा होता है, लास्ट नोड जो होता है उसका जो पॉइंटर होता है वो फर्स्ट वाली नोड जो होती है उसको पॉइंट करता है, फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाते हुए। इसमें ट्रैवर्सल में स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी नोड पे हो सकता है और फिर सर्कुलरली ट्रैवर्स किया जा सकता है। ये यूज़फुल होता है जब हमें सर्कुलर ऑपरेशन या लूपिंग की ज़रूरत होती है, तो हम सर्कुलर लिंक लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। लिंक स्टैक एंड क्यूज। अब लिंक स्टैक में नोड्स के एक तरफ जुड़े होते हैं, जो नोड्स होते हैं वो एक ही तरफ जुड़े होते हैं, जहाँ न्यू एलिमेंट जो होते हैं वो टॉप पर ऐड होते हैं और टॉप से ही रिमूव किए जाते हैं। और जब क्यूज़ की बात करेंगे तो इसमें क्या होते हैं कि हमारे नोड्स, इसमें भी नोड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन न्यू एलिमेंट्स रियर एंड यानी कि रियर एंड मतलब बैक से ऐड होते हैं और फ्रंट एंड से जो है वो रिमूव हो जाते हैं। दोनों ही डाटा स्ट्रक्चर सिंगल लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। फिर डबल लिंक लिस्ट की बात करूँ तो इसमें हर नोड दो पॉइंटर्स रखता है, एक नेक्स्ट नोड की तरफ और एक जो है वो प्रीवियस नोड की तरफ। अब ये अलाउ करता है कि एलिमेंट्स के दोनों तरफ से ट्रैवर्स करना होता है, ठीक है, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हम इसको ट्रैवर्स कर सकते हैं। ऑपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे एलिमेंट्स ऐड करना और यानी इंसर्शन और डिलीशन हम दोनों साइड से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आते हैं ट्रीज, जिसमें बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज, इंट्रोडक्शन टू हाइट बैलेंस एंड एवीएल ट्रीज, हीप्स एंड हीव्स एज प्रायोरिटी क्यूज, डबल एंडेड प्रायोरिटी क्यूज। अब इन टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करते हैं। बाइनरी ट्री क्या होती है? बाइनरी ट्री में हर नोड दो चिल्ड्रन या ब्रांचेस रखते हैं, एक लेफ्ट चाइल्ड और एक राइट चाइल्ड, यानी जिसमें 0, 1 और 2 इस तरह के आते हैं, वो हमारे पास बाइनरी ट्री होते हैं। हर नोड डाटा एलिमेंट्स और उसके चिल्ड्रन को पॉइंट करने वाले रेफरेंस रखता है। इसमें नोड की पोजिशनिंग और कनेक्शन की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसको हम लोग जब कोड करेंगे तो इसको हम लोग रियल एग्जांपल यानी रियल ट्री से एग्जांपल देकर हम लोग इसको समझेंगे। फिर बाइनरी सर्च ट्री के आते हैं तो एक तरह का बाइनरी ट्री ही होता है, सिर्फ इसमें एक चीज़ ऐड हुई है जिसको हम बोलते हैं सर्च, जिसमें हर नोड की लेफ्ट सब ट्री में उस नोड से छोटे एलिमेंट्स और राइट सब ट्री में उससे बड़े वाले एलिमेंट होते हैं। यानी एक हमारे पास नोड है, एक रूट नोड है, उसके लेफ्ट वाले जितने भी हमें जो भी कीज़ गिवन होंगी उन सब के छोटे वाले जो हैं, जितने भी छोटे एलिमेंट्स हैं वो उसके लेफ्ट में होंगे और बड़े वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं के राइट में होंगे। इस प्रॉपर्टी की वजह से बीएसटी एफिशिएंट तरीके से सर्चिंग, इंसर्शन और डिलीशंस को अलाउ करता है। हाइट बैलेंस्ड एंड एवीएल ट्री की बात करें तो हाई बैलेंस ट्री या एवीएल ट्री होते हैं जिनमें हर नोड का लेफ्ट और राइट सब ट्री का डिफरेंस या हाइट जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 यूनिट का होता है। एवीएल ट्री में हर नोड के लिए खुद ब खुद बैलेंसिंग ऑपरेशंस होती हैं जिससे ट्री बैलेंस्ड रहता है। ये ट्रीज एफिशिएंट सर्चिंग और ऑपरेशंस प्रोवाइड करता है, यानी बीएसटी के बाद हमारी एवीएल ज़्यादा एफिशिएंट होती है। हीप्स एंड हीप्स एज प्रायोरिटी क्यू। हीप एक स्पेशल काइंड का बाइनरी ट्री होता है जिसमें हर नोड का पेरेंट उसके चिल्ड्रन से छोटा होता है, यानी पेरेंट नोड जो होता है वो उसके चाइल्ड नोड से छोटा होता है। हीप को प्रायोरिटी क्यू की तरह इस्तेमाल किया जाता है जहां एलिमेंट्स प्रायोरिटी के हिसाब से एक्सेस होते हैं। इसमें मिन हीप, मैक्स हीप आ जाते हैं। मिन हीप में हम मिनिमम एलिमेंट रूट पर होता है, यानी सबसे छोटा एलिमेंट जो होता है वो रूट नोड होता है, और फिर मैक्सिमम नेक्स्ट हीप में जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट होता है वो रूट नोड पर होता है। डबल एंडेड प्रायोरिटी क्यू। डबल एंडेड प्रायोरिटी क्यू एक डाटा स्ट्रक्चर है जो प्रायोरिटी क्यू की तरह होती है, लेकिन जिसमें एलिमेंट्स को दोनों एंड से एक्सेस किया जा सकता है, इसलिए इसको डबल एंडेड प्रायोरिटी क्यू कहते हैं। मिनिमम या मैक्सिमम एलिमेंट को दोनों एंड पर रखा जाता है जिससे प्रायोरिटी बेस्ड ऑपरेशंस को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ठीक है, यानी
ट्री क्या होता है, इन सबको अगर कॉन्सेप्ट को हम लोग जोड़ें तो हमारे पास ट्री एक वर्सेटाइल डाटा स्ट्रक्चर होता है जो बहुत सारी एप्लीकेशन में इस्तेमाल होते हैं। बाइनरी ट्री सिंपल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, फिर बीएसटी उस बाइनरी ट्री का एफिशिएंट सर्चिंग के लिए इस्तेमाल होती है। फिर बीएसटी के बाद हमारे पास एवीएल ट्री आती है जो बैलेंस ऑपरेशंस के लिए यूज़ होती है। उसके बाद हमारे पास हीप्स पीरियोडिक यूज़ आती है, यानी इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप हमारे एफिशिएंसी जो है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती गई। फिर हमारे पास सर्चिंग आ जाती है जिसमें लीनियर सर्च आती है, बाइनरी सर्च आती है, टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस आती हैं। तो लीनियर सर्च क्या होता है, एक सिंपल सा मेथड होता है जिसमें हर एलिमेंट को सीक्वेंस में चेक किया जाता है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर एलिमेंट को देखा जाता है जब तक जो हमारा टारगेट एलिमेंट होता है वो, यानी की जो होती है वो मिल नहीं जाती और पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स किया जाता है। ये टेक्निक स्मॉल लिस्ट या अनऑर्डर्ड डाटा के लिए सूटेबल होती है। इसमें किसी किस्म की सॉर्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये इनएफिशिएंट मेथड हो सकता है। बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी सर्च क्या होता है। बाइनरी सर्च सॉर्टेड लिस्ट में यूज़ होती है जहाँ एलिमेंट्स ऑर्डर में होते हैं। इस टेक्निक में मिडल एलिमेंट को टारगेट एलिमेंट से कंपेयर किया जाता है और अगर मैच होता है तो सर्च कंप्लीट हो जाती है। अगर मैच नहीं होता तो सर्च स्पेस को डिवाइड किया जाता है और टारगेट को लेफ्ट या राइट हाफ में सर्च किया जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है जब तक एलिमेंट्स मिल जाए या फिर सर्च स्पेस ख़त्म हो जाती है। टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस जिसमें सीक्वेंशियल इंडेक्सेस आ जाती है, बाइनरी इंडेक्सिंग आ जाती है और हैशिंग आ जाती है, क्लस्टर इंडेक्सिंग आ जाती है। ये सारी की सारी इंडेक्सेस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। इंडेक्सिंग क्या होती है, हमारे पास टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस हैं, यानी सर्चिंग का ही होता है। यहाँ सीक्वेंशियल इंडेक्स की बात करें तो हर रिकॉर्ड को सीक्वेंस में रखा जाता है जिससे किसी भी रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है। लीनियर सर्च एग्जांपल है हमारी सीक्वेंशियल इंडेक्सेस की, ठीक है। फिर बाइनरी इंडेक्सेस की बात करूँ तो इसमें सॉर्टेड लिस्ट के लिए यूज़ होती है जहाँ डाटा एलिमेंट्स को बाइनरी सर्च के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। बाइनरी सर्च की जो एग्जांपल है वो बाइनरी इंडेक्सेस के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। हैशिंग में डाटा को हैश फंक्शन के ज़रिए मैप किया जाता है जिससे डायरेक्ट एक्सेस मिलता है स्पेसिफिक लोकेशन पर। ये टेक्निक एफिशिएंट सर्चिंग के लिए यूज़ होती है, लेकिन एफिशिएंट हैश फंक्शन को उसका चूज़ करना जो होता है वो भी ज़रूरी होता है। क्लस्टर इंडेक्सिंग, इसमें रिकॉर्ड फिजिकल ऑर्डर में स्टोर होते हैं जिससे क्लोजली हैशिंग की बात करें तो हैशिंग डाटा को ऑर्गेनाइज और एक्सेस करने का एक एफिशिएंट तरीका होता है। इसमें फिर हम लोग हैश फंक्शन की बात करेंगे तो हैश फंक्शन क्या होता है, बेसिकली एक मैथमेटिकली फंक्शन होते हैं जो इनपुट डाटा को फिक्स साइज न्यूमेरिक वैल्यू, हैश कोड या हैश वैल्यू में कन्वर्ट करती हैं। ये फंक्शन हर यूनिक इनपुट के लिए यूनिक हैश जनरेट करती है। हैश फंक्शन एफिशिएंट होनी चाहिए ताकि कुलेयंस मिनिमाइज हों और डाटा को स्प्रेड आउट कर सकें। कुलेयन रेजोल्यूशन की बात करें तो कुलेयंस होती है जब दो अलग अलग इनपुट्स के लिए सेम हैश वैल्यू जनरेट हो जाती है, यानी दो अलग अलग इनपुट्स हैं लेकिन उनके लिए जो हमारी आउटपुट होती है वो सेम जनरेट हो जाती है, तो देन हमारे पास कुलेयन हो जाती है। कुलेयन रेजोल्यूशन टेक्निक्स उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद ओपन हैशिंग में हर हैश टेबल के स्लॉट में एक लिंक लिस्ट या एरे होता है। कुलेयन को हैंडल करने के लिए जब भी कुलेयंस होती हैं, न्यू एलिमेंट लिंक लिस्ट या एरे में स्टोर होता है या उस स्लॉट में, ठीक है। सर्चिंग में हैश वैल्यू जनरेट करके उस स्लॉट में जाकर लिंक लिस्ट या एरे को ट्रैवर्स किया जाता है टारगेट एलिमेंट को ढूंढने के लिए। फिर आती है चेनिंग। तो चेनिंग एक कुलेयन रेजोल्यूशन टेक्निक है जो ओपन हैशिंग में यूज़ होती है। इसमें कुलेयन को लिंक लिस्ट या एरेज में एलिमेंट्स के तौर पर स्टोर किया जाता है। जब भी हैश वैल्यू जनरेट होती है और कुलेयन होती है तो न्यू एलिमेंट उस लॉग या लिंक लिस्ट के अंदर में ऐड हो जाता है। तो हमारी कुलेयन कब होती है, जब हमारी दो इनपुट सेम आंसर दे रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सॉर्टिंग आ जाती है जिसमें लॉजिकल एंड एल्गोरिथमिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिलेक्शन, बबल, इंसर्शन, शेल, रेडिक्स, मर्ज, क्विक, हीप, इन सारे सॉर्टिंग को हम लोग जो है वो प्रोग्रामिंग के थ्रू भी करेंगे, इनके एल्गोरिथम भी करेंगे और एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट क्या होते हैं? सिलेक्शन सॉर्ट में हर आइटरेशन में सबसे छोटा एलिमेंट सिलेक्ट किया जाता है और उसे एरे के शुरू में रखा जाता है। फिर उस छोटे से एलिमेंट को एक्सक्लूड करके बाकी एरेज में नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट्स सिलेक्ट किए जाते हैं और उसे शुरू में रखा जाता है। ये प्रोसेस आइटरेट होती रहती है जब तक पूरे एरे सॉर्ट नहीं हो जाती। फिर बबल सॉर्ट की बात करेंगे। इसमें
एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर किया जाता है और अगर वो गलत ऑर्डर में हैं तो उन्हें स्वैप किया जाता है। हर आइट्रेशन में सबसे बड़े एलिमेंट को अरे के लास्ट में फिक्स किया जाता है। प्रोसेस आइट्रेशन होती रहती है जब तक पूरी अरे सॉर्ट नहीं हो जाती। फिर इंसर्शन सॉर्ट की बात करें तो इंसर्शन सॉर्ट में अरे को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट के अंदर अनसॉर्टेड पार्ट से एक एलिमेंट लेकर उसे सॉर्टेड पार्ट में सही जगह पर इंसर्ट किया जाता है ताकि सॉर्टेड पार्ट हमेशा सॉर्टेड रहे। शेल सॉर्ट की बात करें तो शेल सॉर्ट एक एडवांस्ड वेरिएंट है इंसर्शन सॉर्ट का। इसमें एलिमेंट्स को गैप के हिसाब से कंपेयर किया जाता है और स्वैप किया जाता है, यानी इसमें स्वैपिंग भी होती है और फिर इनको पहले एलिमेंट्स को गैप के हिसाब से कंपेयर भी करते हैं। फिर गैप के को आहिस्ता आहिस्ता हम कम किया जाता है जब तक अरे जो है वो सॉर्ट नहीं हो जाती। इनके दरम्यान में जो भी गैप हम रखते हैं उसको हम लोग फिर कम करते जाते हैं। रेडिक्स सॉर्ट क्या होता है? डिजिट्स के वैल्यू के हिसाब से एलिमेंट को सॉर्ट करता है। इसमें डिजिट्स की बेस पर सॉर्ट किया जाता है। स्टार्टिंग कहाँ से हम करते हैं? लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से लेके हम लोग कहाँ तक जाते हैं? मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक। ठीक है, ये सारे के सारे सॉर्टिंग के न्यू वेरिएंट्स हैं। जैसे मर्ज सॉर्ट देखिए तो इसमें हम डिवाइड एंड कंकर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अरेज को बराबर पार्ट्स में या इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, फिर हर पार्ट को सॉर्ट किया जाता है और फिर एंड पर आकर उनको मर्ज कर दिया जाता है। यानी पहले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उनको सॉर्ट करते हैं और फिर एंड पर आकर उन सबको मर्ज कर देते हैं। क्विक सॉर्ट में पाइवट एलिमेंट चूज़ किया जाता है और अरे को पाइवट के जो हमारे पाइवट वैल्यू होती है उसकी करीब कहीं पार्टीशन किया जाता है जहाँ छोटे एलिमेंट्स की साइड और बड़ा एलिमेंट दूसरे साइड में चले जाते हैं। ठीक है, फिर ये प्रोसेस जो होता है ये रिकरियन के ज़रिए रिपीट होती है जब तक पूरा अरे सॉर्ट नहीं हो जाती। हीप सॉर्ट की बात करें तो हीप सॉर्ट में हीप डाटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है। पहले हीप बनाया जाता है अरे से, फिर हीप से एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो सॉर्ट ऑर्डर में होती है। ठीक है, हर सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो होता है इसका अपना अपना तरीका होता है। जितने भी मैंने आपको बताए हैं इन सब का अपना अपना तरीका होता है, हर एक का अपना एडवांटेजेस होता है, हर एक की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। कुछ इसमें न्यू टेक्निक्स भी आती हैं, नए वेरिएंट्स भी आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग इसको ज़रूर करेंगे। चलते हैं अपने ग्राफ्स की तरफ, ग्राफ टर्मिनोलॉजी की तरफ, एजेंसी लिस्ट एंड एजेंसी मैट्रिक्स की तरफ एंड एजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। ग्राफ टर्मिनोलॉजी क्या होती है, यानी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इसमें वर्टेक्स आ जाता है। ग्राफ का हर एक पॉइंट या नोड जो डाटा को रिप्रेजेंट करता है वर्टेक्स होता है। फिर एज आ जाती है, जो दो वर्टेक्स को कनेक्शन करने वाली जो लाइन होती है, कनेक्टेड लाइन होती है, वो हमारी एज होती है। या लिंक, ऐसा लिंक होता है जो रिलेशनशिप या कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ, तो डायरेक्टेड ग्राफ में एजिस की डायरेक्शन होती है जबकि अनडायरेक्टेड ग्राफ में एजिस की डायरेक्शन नहीं होती। वेटेड एंड अनवेटेड ग्राफ, वेटेड ग्राफ में हर एज के साथ एक वेट या वैल्यू होती है जबकि अनवेटेड ग्राफ में एज वेट्स नहीं होते। एजेंसी लिस्ट एंड एजेंसी मैट्रिसेस, एजेंसी लिस्ट क्या होती हैं? ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है जहां हर वर्टेक्स के साथ उसके कनेक्टेड वर्टिस की लिस्ट होती है। एजेंसी मैट्रिक्स क्या होते हैं? ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है ये भी जहां ग्राफ के हर वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड वर्टिसेस को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ क्या होती है, यानी ग्राफ की जो एजेंसी लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन है इसमें क्या होता है कि हर वर्टेक्स के साथ उसका कनेक्टेड वर्टेक्स की लिंक लिस्ट और एरे होती है। हर वर्टिक को एक इंडेक्स या की से रिप्रेजेंट किया जाता है और उस की के कॉरेस्पॉन्डिंग लिंक लिस्ट में कनेक्टेड वर्टिसेस की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि हमारे ग्राफ है जिसमें वर्टिस ए बी सी डी हैं और उनका कनेक्शंस क्या हो सकते हैं? ए से बी सी तक कनेक्ट हो सकती है, बी से ए डी तक हो सकती है, सी से तक हो सकती है, डी से बी तक कनेक्शन हो सकती है। इस तरह की कनेक्शन हो सकती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एलिमेंट्री ग्राफ ऑपरेशन जिसमें BFSST एंड DFSST यानी ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च, स्पैनिंग ट्रीज वगैरह। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमारे पास क्या होता है कि BFS एक ग्राफ ट्रैवर्सल टेक्निक है जो लेवल वाइज एक्सप्लोर करता है। इसमें एक नोड से हम शुरू करते हुए उसका सब एडजेसेंट नोड जो होते हैं उसको पहले एक्सप्लोर किया जाता है, फिर उनके एडजेसेंट नोड को एक्सप्लोर किया जाता है और ये प्रोसेस लेवल बाय लेवल चलता है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमारा प्रोसेस जो होता है वो लेवल बाय लेवल चेक होता है। क्यू का इस्तेमाल होता है BFS में जो नोड्स को एक्सप्लोरेशन ऑर्डर को मेनटेन करता है। DFS की बात करूँ तो एक रिकर्सिव अप्रोच
अप्रोच है ग्राफ ट्रैवर्सल के लिए, जिसमें एक नोड से शुरू करके उसकी एडजेसेंट नोड को एक्सप्लोर किया जाता है। हर एक नोड को विजिट करते वक्त उसके नेबर्स को विजिट किया जाता है, फिर नेबर्स को एक्सप्लोर किया, नेबर्स को एक्सप्लोर किया जाता है। इसमें हम लोग बेसिकली स्टैक या रिकरियन का इस्तेमाल करते हैं डीएफएस में, जो नोड्स को एक्सप्लोर करने के लिए ट्रैक रखता है। स्पैनिंग ट्री की बात करें तो स्पैनिंग ट्री क्या है, एक कनेक्टेड ग्राफ का जो ट्री होता है, यानी देखिए स्पैनिंग ट्री में मैं बात कर रही हूँ कनेक्टेड ग्राफ का ट्री, यानी एक ट्री होता है और वो ग्राफ की तरह कनेक्ट होता है, जो उस ग्राफ के सभी वर्टिसेस को इंक्लूड करता है और साइकिल्स नहीं होता है, इसके अंदर कोई भी लूप नहीं होती। बीएफएस और डीएफएस का इस्तेमाल करके ग्राफ को स्पैनिंग ट्री बनाया जा सकता है। फिर हमारे पास BFSST यानी ब्रेथ फर्स्ट सर्चिंग स्पैनिंग ट्री में बीएफएस का इस्तेमाल होता है स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए, जबकि DFSST में हमारे पास DFS का इस्तेमाल होता है इसको स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को ये आउटलाइन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। मैंने इसका एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है। इंशाल्लाह इसकी डिटेल हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे हर टॉपिक की, ताकि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं इनके लिहाज से कोडिंग है, एल्गोरिदम है, वो क्लियर होते जाए और प्रैक्टिकल का भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता जाए।